हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज की सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज की सेशन से स्टार्ट करेंगे अपना अप्रैल मंथ का करंट अफेयर का टॉपिक, एक एक करके सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्लैट एग्जामिनेशन हो गया, एलिट हो गया, स्लैट हो गया, एमएचसीटी हो गया, जामिया हो गया, सीयूटी हो गया, इन सब में जो पूछे जा सकते हैं टॉपिक्स आपसे, या फिर इसके अलावा कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गए जिसमें आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना सेशन। सबसे पहले क्या, यहाँ पे हमने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पे क्या था, वो बर्थ एनिवर्सरी था, उसको हमने सेलिब्रेट किया अंबेडकर जयंती के रूप में वो। और उसके अलावा हमने 2000 यहाँ पे 27 में क्या होगा, जो 1927 में महत सत्याग्रह हुआ था उसका 100 ईयर पूरा होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव ले रखा है। तो हम इन दो टॉपिक को क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी बर्थ जो एनिवर्सरी है वो हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, और साथ ही में जो महत सत्याग्रह है ये भी लीड किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही। आया समझ? तो आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं दो टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि 100 साल हो गए हैं यहाँ पे किसके, महत सत्याग्रह को। ठीक, तो हम अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो Ambedkar Jayanti is observed annually on 14th April to mark the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar, who was born on 14th April 1891। ठीक, उसके बाद क्या है, and is reveres as the principal architect of Indian Constitution, a social reformer, jurist, economist and a champion of equality for India most marginalized communities। अब देखो इनके बारे में यही बताया हुआ है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, तो 14 अप्रैल 1891 को। ठीक, अब इनको हम लोग क्या मानते हैं, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट मानते हैं लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इनका क्या था, वन ऑफ द मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था। उसके अलावा ये बहुत बड़े एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं जिन्होंने यहाँ पे जो इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जैसे एससी एसटी, इनके या फिर वुमेंस के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बात किया है। उसके अलावा एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट भी थे, साथ ही में इकोनॉमिस्ट भी थे। तो ये क्या आपको एक तरीके से ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ पे बढ़े तो अंबेडकर जयंती 2026 कैरी heightened significance as it initiates a year long national reflection leading up to महत सत्याग्रह। अब देखो ये जो अंबेडकर जयंती 2026 का इस बार हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्च 2020 यहाँ पे जब हमारा 2027 में हम सेलिब्रेट करेंगे तो किस यहाँ पे सैनिटरी पूरा यानी सेंचुरी पूरा होगा किस चीज़ का, महत सत्याग्रह का, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किए थे, ही लेड थाउजेंड्स टू ड्रिंक फ्रॉम चावदार टैंक टू असर्ट द राइट ऑफ द डिप्रेस क्लास टू एसेस पब्लिक वाटर। देखो जो यहाँ पे महद रीज़न है, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जो लोग थे उनको बेसिकली यहाँ पे जो पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर का सोर्सेज था जहाँ से पानी लोग पी सकते थे, उसका यहाँ पे नाम भी आपको बताया हुआ है क्या, चावदार टैंक। वो उनके लिए जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी में उनके लिए एसेसिबल नहीं था, यानी वो उसका यूज़ नहीं कर सकते थे। आया समझ? तो वहीं उसी के एक तरीके से वहाँ से ये जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं पानी पी सके, उनके इस राइट को ये राइट उनको मिले, इसके लिए अंबेडकर जी क्या करते हैं, थाउजेंड्स लोगों के साथ में यहाँ पे एक ये क्या करेंगे, एक पदयात्रा स्टार्ट करेंगे, और जिसमें क्या रहेगा, वो फाइनली जाएंगे कहाँ पे, चावदार टैंक पे, और वहाँ पे वो जाकर पानी पियेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आगे क्या बताया हुआ है महत सत्याग्रह के बारे में, तो महत सत्याग्रह सेंचुरी इज बीइंग पोजीशन एज एन ओकेजन टू एग्जामिन वेदर कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन फ्रॉम water and sanitation has been fully overcome in India, particularly in the light of data showing that the scheduled caste household remain disproportionately disadvantaged in access of exclusive water resources despite substantial infrastructure progress under Jal Jeevan Mission। अब देखो अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो 2028 में हम 2027 में यहाँ पे हम महत सत्याग्रह का 100 साल यहाँ पे जब पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें वहाँ पे क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे क्या इंडिया में पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड जो एक्सक्लूजन था यहाँ पे दलित लोगों का, जो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट लोग थे, क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है? क्या जो उस टाइम पे उनको वाटर का, सैनिटेशन का जो एक्सक्लूसिव नहीं बट एक
नॉर्मल राइट, जैसे नॉर्मल पीपल है उनके पास, जैसे कोई भी एक आदमी है उसके पास है क्या, वैसा ही उन्हीं जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके पास भी है कि नहीं, ये हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाउस होल्ड सर्वे निकल कर आ रखे हैं जिसमें डाटा ने ये शो किया है, शोकेस किया है कि जो वाटर रिसोर्सेज है यहाँ पे, जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है उसमें सब घर को यहाँ पे क्या बेसिकली हर घर जल जीवन मिशन के अंडर में ही हर घर नल नल योजना भी लाया गया, जिसमें क्या था कि सभी घरों को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो सैनिटेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन मिलना चाहिए और साथ ही में ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो हम यही एग्जामिन करेंगे क्या कि अभी भी 100 साल पूरा होने पे भी क्या जितने भी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके पास यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंडर में क्या जो सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके पास क्या ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी वो एक्सेस उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमको चेक करना है। आया समझ? फिर अब अंबेडकर जी के बाद एक और आपके लिए स्टैटिक वर्क में दे दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना है कि व्हेन वाज जल जीवन मिशन वाज लॉन्च, ये आपका काम है ध्यान रखना, और कितना जल जीवन मिशन के अंडर में गवर्नमेंट के द्वारा कितना यहाँ पे हमारा बजट एलोकेट किया गया था। आया समझ? और उसके अलावा आपको ये याद रखना देखना है कि जल जीवन मिशन केम अंडर विच मिनिस्ट्री, ये 3 काम है, आपको ध्यान रखना है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो आपको भीमराव अम्बेडकर जी के परस्पेक्टिव से आपको कुछ याद रखना हो जो इम्पोर्टेंट, तो इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न किस ईयर में मिला था? 1919 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। आया समझ? देन अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बर्थ ईयर हमने जान लिया 1891, और डेट क्या है 14 अप्रैल। ये एक महर कास्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसमें इनका बर्थ हुआ था, और इन्होंने लाइफ लॉन्ग यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ा था। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर देख ले तो इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस में है और साथ ही में जो लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है यूके में, वहाँ से इनका पढ़ाई क्या हुआ है, कंप्लीट हो रखा है। आगे चलकर इनके हिस्ट्री के बारे में, लाइफ हिस्ट्री हम देखें तो ये क्या थे हमारे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लेबर मिनिस्टर यहाँ पे क्या थे, लेबर मिनिस्टर थे हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इलेक्ट हुए थे कब 1942 में अंडर वायसराय ऑफ इंडिया। और इन्होंने एज अ लेबर मिनिस्टर बहुत सारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डोमेन और लेबर वेलफेयर के लिए बहुत सारे एक तरीके से लेजिस्लेटिव रिफॉर्म भी लेकर आए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब देश आज़ाद होगा तो देश आज़ाद होते ही क्या इंडिया की ये पहले क्या बनेंगे, इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी बनेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये स्टैटिक चीज़ है, इनके बारे में आपको बहुत याद, आपको ये सब याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने रिजाइन कर दिया था एज अ लॉ मिनिस्टर का पोजीशन कब, 1951 में, ओवर स्टाइलिंग ऑफ द हिंदू कोड बिल ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि इनका क्या नाम था, हिंदू कोड बिल हमको लाना है ताकि हिंदू रिलीजन में यहाँ पे हम रिफॉर्म कर सकें। तो उस टाइम पीरियड पे कुछ जो यहाँ पे हिंदू से बहुत सारे मेंबर थे पुराने ख्याल के, वो इसके फेवर में नहीं थे कांग्रेस पार्टी के, तो उसके पोजीशन में इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। बट आगे चलकर 1954 में यहाँ पे हिंदू कोड बिल आता है। उसके अलावा इनके बारे में इंपॉर्टेंट हम देखें तो ये चेयरमैन भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के। और नेक्स्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा आपको पता ही है कि इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत इन्होंने मेजर रोल प्ले कर रखा है, जिसमें इन्होंने जो यहाँ पे वुमेन्स है, मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी में या फिर माइनॉरिटीज़ हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे राइट्स इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से ले डाउन करवाने में इनका क्या है, इन्होंने रोल प्ले कर रखा है। आया समझ? Wait a second, guys. सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन गाइस। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे तो इनके बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही आर्टिकल 32 को यहाँ पे क्या बोला था,
जो हमारा आर्टिकल 32 है इसको क्या बोला था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 जो क्या है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यहाँ पे पहुंच सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको हाई कोर्ट में अप्रोच करना है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे तो किसका, आर्टिकल 124 या फिर 144। आपको ये बताना है वर्क में कि इन दोनों में से कौन सा आर्टिकल है जिसका हम इस्तेमाल कर कर यहाँ पे हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो ये भी जो आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी किसने बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। ठीक, अगर अब हम आगे बढ़े तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया था, कब, इन द ईयर 1923। अब इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मेजर रोल क्या था, तो इनका मेजर ये काम था, टू वर्क टुवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लास थ्रू एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। यानी जो ये बहिष्कृत हित क्रांति सभा का इन्होंने फॉर्मेशन किया था 1923 में, तो इसका मेन काम क्या था कि सोसाइटी में जो यहाँ पे डिप्रेस क्लास हैं उनका हम क्या करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे, कैसे करना है, एजुकेशन और उनको रिप्रेजेंटेशन देकर। आया समझ। देन आगे चलकर ये इंडिया में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन कब करते हैं, 1936 में। और किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आगे चलकर ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, कब, 1942 में। क्यों करते हैं यहाँ पे, ताकि एक पॉलिटिकल वॉइस मिल सके, जो दलित लोग हैं उनको दलित राइट्स के लिए एक पॉलिटिकल वॉइस इनको देना था। आया समझ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर डिड बहिष्कृत हित क्रांति सभा वाज एस्टैब्लिश, तो आंसर हो जाएगा 1923। या फिर ये पूछा जा सकता है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि लेबर पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था इंडिया में, 1936 में। ये भी किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। देन आगे चलकर दलितों के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, शेड्यूल कास्ट फॉर फेडरेशन का भी फॉर्मेशन करते हैं इन द ईयर 1942। देख अगर आगे हम यहाँ पे देखें तो इनके बहुत सारे यहाँ पे अगर हम सोशल अवेयरनेस को लेकर इनके जर्नल्स ये सब को देखें तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल है, मूक नायक 1920 का, या फिर बहिष्कृत भारत 1927 का, या फिर समता 1929 का, जनता 1930 का। उसके अलावा इनका कुछ मेजर बुक्स यहाँ पे हम लोग देख ले जिन्होंने लिख रखा, अंबेडकर जी ने लिख रखा है। तो एक हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ कास्ट 1936। नेक्स्ट इन्होंने लिख रखा है द अनटचेबल्स 1948। देन इन्होंने एक और बुक लिखा है बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956, और इनका एक और बुक है लास्ट बुक द बुद्धा एंड इस धर्म 1957। इसके अलावा भी इनका बुक है इंडिया एंड पाकिस्तान, और जो द अनटचेबल्स है इनका ये बुक है हुअर सुद्रास, ये एक और इनका सबसेट ही है द अनटचेबल्स का। तो ये सब बुक अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ पे पढ़ना चाहें इनके राइटिंग्स को, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि इनका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट आगे चलकर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो इन द ईयर 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, 5 ऐसे साइट्स यहाँ पे जो इनका बर्थ प्लेस से लेकर यहाँ पे एक तरीके से जहाँ पे कन्वर्ट होते हैं या फिर जहाँ पे इनका डेथ प्लेस है, सबको एक अलग अलग सिग्निफिकेंस दिया गया है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड 5 साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंस इन हिज लाइफ एज द पंच तीर्थ, जिसको पंच तीर्थ के नाम से जानते हैं, इनके 5 अलग अलग जगहों को। तो जो जन्मभूमि है यानी बर्थ प्लेस, वो कहाँ पे है, मऊ मध्य प्रदेश में। उसके अलावा शिक्षा भूमि हम लोग किसको बोलते हैं लोग, जो इनका स्टडी प्लेस था, यानी लंदन। और दीक्षा भूमि यानी साइट ऑफ कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, जब ये हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कहाँ करते हैं, ये दीक्षा भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 1956 में होता है। कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में। और उसके अलावा हमारा चौथा क्या है, महापरिनिर्वाण भूमि यानी प्लेस ऑफ डेथ। इनका डेथ कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ पे, दिल्ली में हम लोग क्या है इनका महापरिनिर्वाण भूमि। आया समझ। और लास्ट क्या है, 5वां चैत्य भूमि यानी प्लेस ऑफ क्रिमिनेशन, यानी कहाँ एक तरीके से
इनका अंतिम संस्कार ये सब हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। आया समझ? तो इनका जो डेथ है 6 दिसंबर 1956 को, इसको हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। समझ? तो आपको बस याद रखना है इनके जो 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक तरीके उनको डेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 साइट्स का डेवलपमेंट किया गया है, जिसका पूरा हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? पंचतीर्थ। और जो प्लेस ऑफ बर्थ हम लोग क्या बोलते हैं? इनका जन्मभूमि जो कहाँ पे है? मऊ, मध्य प्रदेश में। और इनका प्लेस ऑफ स्टडी को हम लोग बोलते हैं शिक्षा भूमि, जो है हमारा लंदन में। उसके अलावा इनके साइट ऑफ कन्वर्सन टू बुद्धिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? दीक्षा भूमि, जो 1956 में हुआ था। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। और प्लेस ऑफ डेथ इनका कहाँ पे है? हमारा दिल्ली, जो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को, जिसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण भूमि। और लास्ट हमारा क्या है? प्लेस ऑफ क्रिमिनेशन, जो हमारा क्या है? चैत्य भूमि, जो कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये आपको ध्यान रखना है अंबेडकर जी के से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे अंबेडकर जी का कुछ की कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने, सबको पता है कि सोशल रिफॉर्म और कास्ट और जो स्ट्रगल था इनके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में इन्होंने लीड किया है। तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड लेड महत सत्याग्रह इन 1927 टू असर्ट द राइट ऑफ द अनटचेबल्स कम्युनिटी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक चावदा टैंक इन महद, महाराष्ट्र, इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स ऑफ सिविल डिफेंस इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत सत्याग्रह लीड किया था 1927 में, जहाँ पे ये क्या दिखाना चाहते थे कि जो यहाँ पे दलित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनका राइट है क्या? यहाँ पे वो पानी जो पब्लिक टैंक है उससे निकाल कर पी सके। पब्लिक टैंक है यानी सबके लिए है। पब्लिक मीन्स क्या? गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट क्या है? यानी सबके लिए है। आगे चलकर इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। कहाँ पे? नासिक में। जो मार्जिनलाइज कास्ट थे हिंदुइज्म के अंडर में, तो उनको जो यहाँ पे टेम्पल था करलम टेम्पल मूवमेंट हिस्ट्री इन्होंने 1930 में नासिक में यहाँ पे लीड किया था। यानी बेसिकली इस मूवमेंट में क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको मंदिर में, ये जो मंदिर है यहाँ पे कालाराम टेम्पल नासिक का, यहाँ पे उनको एंट्री अलाउ नहीं था। तो ये क्या करते हैं? इसके खिलाफ भी आंदोलन करते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोगों को भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? मंदिर में अधिकार होना चाहिए। उसके अलावा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए जाते हैं। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि यहाँ पे जो डिप्रेस क्लास है उनको रिप्रेजेंट कर सके। और उनके लिए यहाँ पे क्या उनका जो यहाँ पे राइट्स है, उनका दलित लोगों के राइट्स को यहाँ पे ब्रिटिशर के सामने प्रेजेंट कर पाए। एक और काम आपको दे रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है किस ईयर में हुआ था हमारा? ठीक। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पूना पैक्ट। ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखो पूना पैक्ट का स्टोरी क्या है? 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे ब्रिटिशर यहाँ पे गांधी जी को भी बुलाते हैं, जिन्ना भी गया रहता है, हमारे अंबेडकर जी भी गए रहते हैं। तो ये सब कोई जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे बात किया जाता है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे ब्रिटिशर बोलते हैं कि इंडिया में कास्ट बेसिस पे भी, बेसिकली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पीपल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, उसके अलावा भी यहाँ पे सिख लोगों के लिए यहाँ पे बात किया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब देखो इससे गांधी जी को बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो उससे क्या हुआ था? यहाँ पे सोसाइटी में और ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया था। अब देखो अब सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्या है? सिंपल सा है। इसमें ये क्या नाम था कि किसी भी रीजन में अगर मेजॉरिटी में मुस्लिम है तो वहाँ पे कैंडिडेट कौन खड़ा होगा? सिर्फ मुस्लिम होंगे। और वोट भी कौन देगा? सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देगा। यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर पीपल कोई और उसमें वोट नहीं दे सकता है। तो सेम चीज़ ये हिंदू सोसाइटी में भी करना चाहते थे, कास्ट बेस्ड यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट देना, ताकि उसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई एक रीजन है, अब एक रीजन में मान लो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग का यहाँ पे मेजॉरिटी है, ठीक। अब मान लो मेजॉरिटी में है, उनका पॉपुलेशन मान लो यहाँ पे लेस से एग्जांपल ले लेते हैं 53% है, आया समझ। तो इस बेसिस पे क्या होता, जो इस रीजन से कोई चुनाव में अगर खड़ा होता तो कौन होता, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही कोई लोग होता, और वोट भी कौन देता, सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही लोग देते। बट इससे घाटा क्या होता, जो यहाँ पे और 47% ऑफ द सोसाइटी के पीपल है इस रीजन में, वे इसमें वोट नहीं दे पाते। तो बताओ एक तरीके से क्या किया जा रहा है, सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो गांधी जी क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे फास्ट अंटिल डेथ पे बैठ जाएंगे। यानी उनका क्या नाम रहता है, जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस स्टैंड से पीछे नहीं आएंगे कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तब तक मैं यहाँ पे
कुछ भी ना खाऊंगा ना कुछ कुछ पीऊंगा। तो अब जो अम्बेडकर जी हैं उनको ये लगता है कि इससे अगर मान लो गांधी जी को कुछ हो जाता है तो इससे एक तरीके से जो दलित लोग हैं उनका क्या होगा, और ज़्यादा सिचुएशन खराब होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दलित लोगों का उस टाइम पे देश आजाद होने से पहले सिचुएशन सोसाइटी में और खराब था। अगर गांधी जी अगर मर जाते या फिर उनका कुछ हो जाता तो हिंदू लोग जो अपर कास्ट हिंदू थे वो कैसे देखते कि गांधी के मारने में एक तरीके से कौन पीछे है, अम्बेडकर जी पीछे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, फाइनली ये लोग के बीच में यहाँ पे पैक्ट साइन होगा जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी उस समय हाउस अरेस्ट पे रहते हैं। 1932 में ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जब लंदन से इंडिया आएंगे तो उनको ब्रिटिशर हाउस अरेस्ट में डाल देंगे। तो गांधी जी को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। रियलिटी में पूना पैक्ट यहाँ पे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में नहीं साइन हुआ था। गांधी जी को रिप्रेजेंट किए थे उनके जो शिष्य थे वो, और साथ में कौन थे यहाँ पे, अम्बेडकर जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था। तो फाइनली पूना पैक्ट साइन हो जाता है। उसमें क्या होता है, अम्बेडकर जी यहाँ पे बेसिकली जो मांग रहता है उनका, जो अम्बेडकर का मांग रहता है, अम्बेडकर जी का मांग रहता है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर का बात मान लिए रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट का, वो इसको छोड़ देंगे। और इससे क्या हो जाएगा, गांधी जी यहाँ पे जो फास्ट एंड डेट पे बैठे थे, गांधी जी क्या कर लेंगे, इससे पीछे हो जाएंगे। ठीक, आया समझ आपको? अब इससे क्या हो जाएगा फाइनली, बट सेपरेट इलेक्टोरेट जो रहता है वो नहीं आएगा, बट इसे क्या कर दिया जाएगा, मतलब शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व कर दिया जाएगा। कितना, पहले 71 था, 147 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, यानी आप मान लो उस समय का पार्लियामेंट में, और जितने भी सॉरी वहाँ के जितने भी प्रोविंसेस है उसमें, और यहाँ पे 18% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में। यानी उस समय जितने भी पार्लियामेंट में सीट्स थे उसके 80% किसके लिए रिजर्व किया गया था, शेड्यूल कास्ट लोगों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और पूना पैक्ट साइन हुआ था हमारा किस, आपको बताना है ध्यान से, मैं बता दे रहा हूँ। पूना पैक्ट साइन हुआ था हमारा मदन मोहन मालवीय और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनके बीच में। आया समझ? तो ये दो मदन मोहन मालवीय क्या किए थे, रिप्रेजेंट किए थे किसको, गांधी जी को इसमें, क्योंकि गांधी जी क्या थे इस टाइम पीरियड में, हाउस अरेस्ट थे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक कंट्रीब्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, तो एक तो यही हो गया कि ये क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, और इन्होंने ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है ये डलवाने में कॉन्स्टिट्यूशन में इनका, भीमराव अम्बेडकर जी का वन ऑफ द मेजर रोल है। क्योंकि ये फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 का था, उससे काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंडर में, उसके अगेंस्ट में थे। ये बहुत आपको याद रखना है समझ। और साथ ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में भी थे। तो ये इनका क्या था, स्टैंड था। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में थे, नहीं चाहते थे कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया जाए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर आगे यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक और लेवल रिफॉर्म देखे तो जो इनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर आरबीआई ड्रो सब्सटेंशियली फ्रॉम गाइडलाइन दैट डॉक्टर भीमराव हैड represented to the Hilton Young Commission derived from his early scholarly work the problem of rupee, its origin and solution। अब देखो आरबीआई ने अपने, आरबीआई का जब यहाँ पे फ्रेमवर्क बन रहा था तो उसमें आरबीआई ने इनके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना एक तरीके से आप थीसिस समझ लो प्रेजेंट कर रहे थे हिल्टन कमीशन के सामने में, अपना एक तरीके से सुझाव दे रहे थे, जिनका वर्क का नाम क्या है यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा आरबीआई ने क्या किया था, अपने फ्रेमवर्क एक तरीके से बनाने टाइम पे उसको रीड भी किया था। तो जो अम्बेडकर जी का यहाँ पे स्कॉलरी वर्क है उससे कंसीडर किया गया है आरबीआई के फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट यहाँ पे एज अ लेबर मिनिस्टर के कैपेसिटी में 1942 में ये क्या किए थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था कि जो यहाँ पे वर्किंग आवर था 14 आवर से रिड्यूस कर 8 आवर कर दिया था एक दिन में। यानी उस टाइम पीरियड पे लेबर को कितना, वर्कर जो थे उनको कितना 14 घंटों तक काम करना पड़ता था, बट इसको रिड्यूस कर ये कितना करवा देंगे, 8 आवर। उसके अलावा इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का बात किया गया था रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। आया समझ? उसके अलावा इन्होंने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वर्किंग वुमेन। इन्होंने बात किया था कि उस टाइम पीरियड पे देखो जो यहाँ पे मेल और फीमेल थे, अगर मान लो काम दोनों का सेम है, एक्स कोई काम है दोनों सेम कर रहे हैं, बट जो मेल है उसको ज़्यादा पैसा मिलता था, फीमेल को उससे कम मिलता था। तो इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे
एज अ लेबर मिनिस्टर इन्होंने गाइडलाइन लेकर आया था, जिसमें क्या था कि यहाँ पे इक्वल वर्क का यहाँ पे इक्वल पे उनको पे किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। और साथ ही में जो यहाँ पे वर्किंग वुमेन है जो यहाँ पे काम कर रही हैं और वो मान लो एक तरीके से प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स भी इनके द्वारा उस समय एक तरीके से सपोज किया गया था। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। इक्वल इन्होंने बात किया था कि वुमेन को यहाँ पे इक्वल राइट मिलना चाहिए इनहेरिटेंस में, उसके अलावा मैरिज में, डाइवोर्स में। उसके अलावा इन्होंने हिंदू कोड बिल का हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि लॉ मिनिस्टर क्या चाहते थे, हिंदू कोड बिल जल्दी से जल्दी यहाँ पे पास हो जाए। बट यहाँ पे उस समय जो ऑर्थोडॉक्स कांग्रेस में लीडर्स थे वो इसको ब्लॉक कर देते हैं 1951 में। इसके अगेंस्ट में क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देंगे एज अ लॉ मिनिस्टर। आया समझ? फाइनली आगे चलकर इन क्या करेंगे, रिलीजियस कन्वर्सन या फिर नव्याना बुद्धिज्म, यानी ऑन अक्टूबर 14 1956 एट दीक्षा भूमि नागपुर अंबेडकर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ हिज फॉलोअर फॉर्मली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, फाउंडिंग व्हाट टू बी केम टू बी known as the नव्याना यानी न्यू साइकिल बुद्धिज्म, reinterpretation of Buddhist traditional that center society equality and struggle against class and caste oppression। अब देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि फाइनली 14 अक्टूबर 1956 को क्या करेंगे, दीक्षा भूमि नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पे अपने इनके जो लाखों फॉलोअर्स रहते हैं उनके साथ में क्या हो जाएंगे, हिंदुइज्म से ये धर्म परिवर्तन कर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या किस नाम से भी जानते हैं, नव्याना यानी न्यू साइकिल ऑफ बुद्धिज्म। जिसमें क्या बात किया गया है कि ऐसा सोसाइटी का क्रिएशन करेंगे जो ये जो इस टाइप का जो बुद्धिज्म है जिसमें मेन फोकस किस पे रहेगा, इस सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी सबको मिलेगा और हम लोग यहाँ पे क्लास और कास्ट स्ट्रगल के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। यानी बेसिकली ये क्या नाम है कि यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ना कोई कास्ट होना चाहिए। क्लास और कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आया समझ? अब देखो नव्याना बुद्धिज्म एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन से अलग कैसे है, क्योंकि जो नव्याना बुद्धिज्म है ये किस चीज़ को रिजेक्ट करता है, बाय रिजेक्टिंग 4 नोबल ट्रूथ, कर्मा, रीबर्थ, निर्वाणा या एंड लास्ट इज monasticism is as irrelevant to the pursuit of social justice, reorienting the faith around earthly liberation and dignity. October 14 is observed as a धर्म चक्र प्रवर्तन दिन टू कॉमोरेट दिस हिस्टोरिकल मास कन्वर्सन। अब देखो यहाँ पे यही समझाया हुआ कि नव्याना बुद्धिज्म कैसे ट्रेडिशनल बुद्धिज्म से अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन में बोला गया यहाँ पे 4 एक तरीके से नोबल ट्रूथ्स होंगे। यानी पहला क्या होगा, कर्म, जो कर्मा का बात किया गया है, रिबर्थ का बात किया गया है यानी पूर्ण जन्म का, उसके बाद क्या है निर्वाणा, और लास्ट क्या है मोनेस्टिज्म। आया समझ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं, ये चारों चीज़ इररिलेवेंट है। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के क्या नाम से सोशल जस्टिस हमारे लिए क्या होना चाहिए, मेन चीज़ होना चाहिए। ये भीमराव अंबेडकर जी का क्या नाम रहता है और इसी अक्टूबर 14 को हम किस रूप से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, अक्टूबर 14 को जब यहाँ पे मास कन्वर्जन होता है यहाँ पे दीक्षा भूमि नागपुर में, तो हम लोग इसको धर्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है पूरे इंडिया में। आया समझ? अब देखो महत सत्याग्रह क्या है। महत सत्याग्रह के बारे में ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता दिया हूँ। उसमें क्या था कि थोड़ा मैं आपको फास्ट ट्रैक अगर करके मैं बताऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब बता दिया हूँ। महत सत्याग्रह में सिंपल सा कहानी ये था कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थे महद रीजन में, उनको यहाँ पे पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर जो यहाँ पे है चावदा टैंक, उससे ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबल नहीं था। आया समझ? यानी अपर कास्ट जो यहाँ पे लोग थे, बेसिकली हिंदू थे उस टाइम पीरियड पे, डोमिनेटेड कास्ट, वो नहीं पानी निकालने देते थे जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उनको। आया समझ? तो आगे चलकर क्या होता है यहाँ पे जनवरी 1924 में जो महत का म्यूनिसिपल काउंसिल है वो एक रिजोल्यूशन पास करता है और बोलता है कि पब्लिक वाटर सबके लिए यहाँ पे क्या है, ओपन है, जिससे सभी लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, पानी इससे पी सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट इसका क्या हो जाएगा, जो हिंदू लोग हैं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं, वो क्या करेंगे, इसके अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे चल के क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर अंबेडकर क्या करेंगे, कोलाबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर बेसिकली कोऑर्डिनेशन में अंबेडकर जी उसके साथ और एक और ऑर्गेनाइजेशन जो बहिष्कृत हितक्रांति सभा जो अंबेडकर जी ने जिसका फॉर्मेशन रखा था, ये एक साथ मिलकर ये लोग एक
ऑर्गेनाइज करेगा लोग पब्लिक कॉन्फ्रेंस कहा महद में मार्च 19 से 20 मार्च के बीच में 1927 के बीच में हमको कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा। आया समझ। तो इस कॉन्फ्रेंस में 20 मार्च को अंबेडकर क्या करते हैं, लगभग पीसफुल पोजीशन लेकर निकलते हैं। 2500 दलित लोग यहाँ पे महद टाउन में चापदाह टैंक की ओर बढ़ता है ये लोग, ताकि क्या किया जा सके, यहाँ पे जो कस्टम है उसको हटाया, जो यहाँ पे कास्ट बेस्ड यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से, इसको हटाया जाए और ये लोग जो दलित लोग है क्या कर सके, वहां से पानी निकाल कर पी सके। अब आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाएंगे, वहां से पानी निकालेंगे, कहाँ से, चापदाह टैंक से, और क्या करेंगे, उस पानी को पियेंगे। ठीक, अब आगे और बोलेंगे क्या कि पानी क्या है, एक इक्वल ह्यूमैनिटी, ये सबके लिए बराबर का अधिकार, ये बेसिकली ये ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत बात है यहाँ पे क्या करना कि किसी को ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेसिबिलिटी ना देना। ठीक, तो ये जो कास्ट बेस्ड वहाँ पे उस टाइम का ऑर्डर था उसको चैलेंज करेंगे। इसके अपोजिशन में क्या होगा, जो डोमिनेंट कास्ट होंगी बेसिकली अपर कास्ट, वो क्या करेंगी, वायलेंट बैकलैश देखने को मिलेगा, वो लोग अटैक कर देगा जो यहाँ पे दलित प्रोटेस्टर होते हैं उनके खिलाफ। और आगे चलकर यहाँ पे वो लोग क्या करेगा, लोग यहाँ पे एक रिचुअल कराएगा लोग जिसमें प्यूरिफिकेशन किया जाएगा उस टैंक का, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पानी निकाल कर पिए रहते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल कर काउ डंक और यूरिन का बेसिकली इस्तेमाल कर उसको क्या किया जाएगा, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जाएगा कि ये क्या हो गया, अपर कास्ट लोगों के द्वारा अशुद्ध हो रखा है, तो इसको फिर से यहाँ पे क्या किया जाए, एक तरीके से प्यूरिफाई किया जाए, यानी शुद्ध किया जाए। तो आगे चलकर देखो फिर क्या होगा, जब अपर कास्ट हिंदू यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये सब करेंगे तो फिर आगे चलकर अंबेडकर क्या करेंगे, सेकंड सत्याग्रह यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे 1927 में ही, दिसंबर में, महद में ही। कब, 12 सितंबर को यहाँ पे क्या करते हैं अंबेडकर, यहाँ पे सत्याग्रह का यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। बट अपर कास्ट जो अपोनेंट होते हैं इनका क्या करता है लोग, ये लोग एक सिविल सूट फाइल कर देगा लोग महद के यहाँ पे क्या, सिविल कोर्ट में। और इनका क्या नाम रहता है कि यहाँ पे टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जाए, जिसमें क्या हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे रोका जाए, जो यहाँ पे टैंक है वहां पे जाने से। कोर्ट बात मान भी लेती है, वो क्या ग्रांट कर देती है, 14 दिसंबर 1927 को रोक देती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे टैंक के पास जाने से। आया समझ। देन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द चापदार लेक मेयरली टू ड्रिंक इट्स वाटर, वी आर गोइंग टू द लेक टू असर्ट दैट वी टू आर ह्यूमन बींग्स लाइक अदर्स। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर यहाँ पे एक स्पीच देंगे जिसमें अंबेडकर जी बोलेंगे कि हम चापदार टैंक इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको पानी पीना है, बट हम इसलिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम बता सके कि हम भी ह्यूमन है, हम भी इंसान है, हमको भी यहाँ से पानी पीने का अधिकार है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोलेंगे। उसी के बाद क्या होगा, अंबेडकर जी से फ्रस्ट्रेट होकर इन सब हैपनिंग से क्या करेंगे, अपने सपोर्टर के साथ में जो मनुस्मृति का कॉपी है दिसंबर 1907 में क्या करेंगे, इसको जला देंगे। आया समझ। क्यों जलाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे मनुस्मृति है ये जो हिंदू लॉ है उसका क्या रिगार्ड किया जाता है, वन ऑफ द एंशिएंट सोर्सेस में से भी एक, जिसमें यहाँ पे अंबेडकर जी का कहना है कि ये क्या है, एक तरीके से फाउंडेशन रखता है कास्ट हायरार्की का, इसलिए ये क्या कर देते हैं, इसको जला देते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि महद सत्याग्रह और सल्ट सत्याग्रह का भी जो टाइमलाइन है सेम ही। अब देखो, अब महद सत्याग्रह का क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा था जो दलित लोग हैं उनको यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्या, उनको एक्सेस उसका मिल सके। सेम टाइम पीरियड पे यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी लीड कर रहे थे 1930 में, जिसको हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो इंडियंस थे उनको यहाँ पे सॉल्ट बनाने से यहाँ पे उन्होंने मना कर रखा था। तो इस लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह इसी टाइम पीरियड पे क्या करेंगे, एक तरीके से लीड करेंगे, और कुछ टाइम पीरियड पहले ही महद सत्याग्रह होता है। अब दोनों में कोई डिफरेंस यही था कि एक यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह है यहाँ पे ब्रिटिशर के अगेंस्ट में, जिसमें ब्रिटिशर सॉल्ट मेकिंग से रोक रखे हैं इंडियंस को, और महद सत्याग्रह यहाँ पे क्या है, जो हिंदू रिलीजन में ही जो अपर कास्ट हिंदू है, जो यहाँ पे दलित लोगों को एक तरीके से जो ड्रिंकिंग वाटर है, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर है, उसको यहाँ पे यूज नहीं करने दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या था, महद सत्याग्रह। तो यही मेजर यहाँ पे क्या थे, दोनों में एक तरीके से चेंजेस थे। ठीक, आया समझ। अब देखो आज के इस क्लास में हमने क्या किया, अच्छे से जो यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पे लाइफ जर्नी था, हमने पहले वो जाना, उनका बर्थ से लेकर यहाँ पे डेथ तक, फिर गवर्नमेंट कैसे पंचतीर्थ यहाँ पे सेलिब्रेट करती है, क्या क्या उनके लाइफ के सिग्निफिकेंस है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के लिए, ये सब हमने जाना।
उसके बाद हमने जाना महासत्याग्रह के बारे में, उसके कोर के बारे में कि क्या यहाँ पे इशू था यहाँ पे महासत्याग्रह के पीछे का। देन हमने यहाँ पे महासत्याग्रह और जो सॉल्ट सत्याग्रह था, दांडी मार्च, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग थे, हमने ये जाना। अब हमने ये अच्छे टॉपिक को क्या कर लिया यहाँ पे अच्छे से पूरे तरीके से कवर कर लिया है। आज के इस क्लास में हमारा इतना ही था। अगर आपको इस सेशन का नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इजीली ले सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे किसी और सेशन में। अगर आपको कोई भी और यहाँ पे एक तरीके से सेशन चाहिए होगा किसी और टॉपिक पे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर हमको बताना, हम ट्राई करेंगे यहाँ पे उस सेशन को आप लेकर आया जा सके। आया समझ? और आपको और भी कोई फीडबैक देना हो आप अपने साइड से दे सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।